Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today I will discuss lecture of mechanical technology that is about the absolute pressure, gauge pressure, manometer and Pascal laws, in which we discuss practice all practice questions one by one with explanation. So let's start practice number 1, that is about that what is point function and what is path function. इन दो फंक्शंस को आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दो फंक्शंस में फ़र्क क्या है। पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ प्रोसेस but depend on state. This property is called point function. पॉइंट फंक्शन वो प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम है जो पाथ ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। बट डिपेंड ऑन स्टेट, ये स्टेट पर डिपेंड करेगा, हालत पर डिपेंड करेगा कि इसका इनिशियल हालत क्या है और फाइनल हालत क्या है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल और फाइनल हालत में का जो वे है या वे ऑफ मूविंग है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर प्रेशर डिनोट करता है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम डिनोट करता है। अगर पॉइंट 1 यहाँ पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, कुछ देर बाद ये प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब अगर आप इसका डिफरेंस मालूम करते हैं तो आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपको आसानी से पॉइंट फंक्शन मालूम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन द स्टेट, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस वे से जाकर इनिशियल से फाइनल गई है या इनिशियल से लेकर आप फाइनल तक कैसे पहुंच गई है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। दे ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में इसका है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और बाद में वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ये किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, बल्कि ये डिपेंड करता है अगर आप उसका चेंज मालूम करना चाहते हैं तो आप 50 से 20 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि द डिफरेंशियल ऑफ पॉइंट फंक्शन आर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कि जो पॉइंट फंक्शन का है, पॉइंट फंक्शन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हम इसका डिफरेंशियल ले सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हम लिख सकते हैं। अब बाद में हम बताएंगे कि पाथ फंक्शन उसको हम ऐसा डिनोट नहीं कर सकते कि V2 माइनस V1, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ में आपको एक पॉइंट ही बता सकता है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, लेकिन आप जब आप वर्क और हीट की तरफ जाते हैं तो आप ऐसा फिर डिनोट नहीं कर सकती कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और आप चेंज इन वर्क या चेंज इन हीट मालूम करें। तो आप ये याद रख लें कि पॉइंट फंक्शन में जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो इसकी एग्जांपल है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हम उसका चेंज मालूम कर सकते हैं। अब आती है पाथ फंक्शन तक। दे कैन नॉट लोकेटेड ऑन द ग्राफ बाय अ पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस पाथ फंक्शन को आप ग्राफ में एक पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते कि इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, ये आप इस तरह नहीं कर सकते। लाइक पॉइंट फंक्शन की तरह आप इसको ग्राफ पर डिनोट नहीं कर सकते, बट आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑन दैट ग्राफ। ये रिप्रेजेंट होता है एरिया ऑफ द ग्राफ से। मीन अगर आप ये पाथ पर डिपेंड करता है, अगर आप इस पी का जो आर्क है अगर इसी तरफ ये वर्क डन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो इसकी नीचे जो एरिया आता है वो वर्क डन हमें शो कर रहा है। अगर क्यू पर जाता है तो ये हमें क्यू सी नीचे या इस ग्राफ की नीचे जो एरिया है वो हमें वर्क डन शो कर रहा है। अगर आर पर जाइए तो आर सी नीचे जो एरिया है, इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं वर्क डन और हीट का तो वो
रिप्रेजेंटेड बाय एरिया होता है। वो एक पॉइंट फंक्शन नहीं होता, वो एक बिल्कुल पॉइंट पर आपको डिस्कस नहीं करती। दोज क्वांटिटी डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस का जो पाथ होता है, जो वे ऑफ मूविंग होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वर्क डन इन तीनों पाथ में वर्क डन किस चीज़ का ज़्यादा होगा, तो वर्क डन आर में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आर में एरिया सबसे बड़ा है। तो जिस में एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इसका वर्क डन, इसका हीट सबसे ज़्यादा होगा। तो वर्क डन ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ क्यू, एंड वर्क डन ऑफ क्यू इज़ ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ पी। इसकी एग्जाम्पल में आता है वर्क एंड हीट। हीट एंड वर्क आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ये पाथ फंक्शन है और पाथ फंक्शन वाला ये क्या है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि W2 माइनस W1 इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, नॉट। यहाँ पर अगर आप इनिशियल यही पॉइंट है, फाइनल यही पॉइंट है, अगर आप वर्क डन -2 - y1 करेंगे तो इन तीनों के लिए सेम ही वैल्यू आएगा। ताकि अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 जॉल्स एनर्जी है, हीट एनर्जी है, यहाँ पर 5 जॉल, आप इस तरह नहीं कर सकते कि 5 - 2 इज इक्वल टू 3 जॉल इज द आंसर। नॉट, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पाथ। सो P के लिए अलग वर्क डन होगा, Q के लिए अलग और R के लिए अलग वर्क डन होगा। तो इसके लिए हम फिर डेल्टा इंटीग्रेशन करते हैं। हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें डेल्टा डालते हैं। तो ये डेल्टा हमें क्या डिनोट करता है, ये हमें इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल डिनोट करता है। ये हमें पाथ फंक्शन बता रहा है कि आप इस तरह नहीं कह सकते कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डेल्टा ऑफ हीट डज नॉट इक्वल टू Q2 - Q1, ये आप इस तरह नहीं बता सकती। तो ये किस तरह आप डिनोट करेंगे, आप फिर कहेंगे कि Q1 फ्रॉम 1 to 2, हीट फ्रॉम 1 to 2, इस पर पाथ भी शामिल है इसमें। इस तरह वर्क भी, ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि W2 - W1। तो आप इस तरह लिख लेंगे कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, इसमें पाथ भी शामिल है। सो डेल्टा इज यूज टू इंडिकेट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये डेल्टा हमें इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बता रहा है। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, इसमें हमें डी यूज़ करते थे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम कहते कि dV या dt, या हम dP लिखते हैं कि डी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 बॉडीज, एक बॉडी A है, दूसरा B है। 2 बॉडीज है, एक बॉडी A है और दूसरा B है। इस A बॉडी के साथ 3000 किलो जॉल थर्मल एनर्जी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और B बॉडी के साथ 200 किलो जॉल थर्मल एनर्जी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नाउ बात यह है कि इन दो बॉडी को अगर हम ब्रॉट इन कांटेक्ट, इस दोनों को मिलाइए, इस दोनों को हम कांटेक्ट में लाइए, इस दोनों को हम एक साथ लाए, तो क्या होगा। तो ये हमें पूछ रहा है रिक्वायर्ड क्या है कि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाए तो किस बॉडी से किस बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इसको मालूम करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज वी नोटेड द टू सिस्टम A and B हैव डिफरेंट टेम्परेचर एंड एनर्जी कंटेंट आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, कि दो सिस्टम हैं और उसकी टेम्परेचर और एनर्जी कंटेंट डिफरेंट है। जब हम इसको कांटेक्ट में लाए, नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, अगर हम हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं, वी एनालाइज डेट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी इन अगर हम सबको ये बात मालूम है कि हीट ट्रांसफ़र किस बॉडी से किस बॉडी तक होगा, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर अगर आप इस तरह करें कि आप एक कैन को, जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, वो आप रेफ्रिजरेटर से निकाल कर बाहर रख देते हैं, और बाहर रूम का टेम्परेचर वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका क्या ख्याल है कि हीट इससे बाहर निकलेगा या बाहर एटमॉस्फेयर का हीट ये इस कैन में दाखिल होगा, ये इसमें इनपुट होगा। तो बात ये है कि ये तब तक इस पर हीट अकर करेगा
और हीट इनपुट करेगा जब तक इस दोनों का टेम्परेचर एक ही हो जाए। जब स्कैन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए तो फिर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन तब जब तक ये टेम्परेचर कम है तो बाहर रूम के टेम्परेचर से हीट ट्रांसफ़र होगा स्कैन तक और स्कैन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो हमारी बात का मकसद ये है कि हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। सो हीट विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम बी टू सिस्टम ए। हमने एज्यूम कर लिया कि हीट ट्रांसफ़र होगा सिस्टम बी से सिस्टम ए तक। क्यों? बिकॉज सिस्टम बी आर हॉटर देन सिस्टम ए, क्योंकि सिस्टम बी जो है वो हॉटर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और सिस्टम बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसीलिए बी से ए तक हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। सिस्टम बी आर हॉटर देन सिस्टम ए। इन सिस्टम हीट ट्रांसफरिंग अकर अंटिल बोथ सिस्टम रीच टू सेम टेम्परेचर। अब ये कब तक ये ट्रांसफ़र होगा? सिस्टम बी से सिस्टम ए तक जो हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये कब तक होगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कैन तक टेम्परेचर कब तक आ जाएगा? जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए, रूम टेम्परेचर के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मिल जाए, तो यही तक ये हीट ये कैन में अंदर दाखिल होगा। यहाँ पर है कि ए का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो बी से जब हम इस दोनों को कांटेक्ट में लाए तो बी से टेम्परेचर ए पर जाएगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि टेम्परेचर आर ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी दैट इज फ्रॉम बी टू ए। दिस इज द आंसर, सिंपल। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 3 that is that a room heated by an iron। एक रूम है और इसमें हम आयरन को जोड़ लेते हैं खुला हुआ। डेट लेफ्ट प्लग इन, हम इसको खुला हुआ बिजली है रूम में, हमने एक इस्त्री को एक आयरन को हमने छोड़ दिया इंक्लूडिंग आयरन एज अ सिस्टम। फिर हम आयरन को सिस्टम तस्वुर करेंगे कि एक आयरन ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम और सराउंडिंग का आपको तो पता है कि सिस्टम वही होगा जो हम उसको रेफरेंस ले लेंगे या रेफरेंस बाउंड्री जो हम लेते हैं, इसी वजह से हम सिस्टम इंडिकेट करते हैं। एज देयर हीट और वर्क इंटरेक्शन, सवाल यही है कि यहाँ पर हीट इंटरेक्शन होगा या वर्क इंटरेक्शन होगा। तो आप आ जाइए, आंसर क्या होगा हमारा? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये सबको मालूम है कि आपको वर्क करने के लिए या एनर्जी ये क्या करता है, ये वर्क कर देता है। वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ये सबको मालूम है। इट कॉजेज थिंग्स टू अल्टर एंड मूव। जब आपके साथ एनर्जी हो तो आप एक चीज़ को बिगाड़ भी सकते हो और एक काम भी कर सकते हो। द एंटायर रूम वॉज हीटेड बाई एन आयरन दैट हैड बीन लेफ्ट प्लग इन। ये सारा रूम हीट अप हो जाएगा। क्यों? There was a work relationship because the electron crossed the system boundary and perform energy work। यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस्त्री को इस रूम में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन होता है और हमने कहा है कि वर्क इंटरेक्शन और द बाउंड्री फिनोमेना, ये बाउंड्री फिनोमेना है क्योंकि यहाँ पर जब हमने इस इस्त्री को सिस्टम तस्वुर किया तो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाती है, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन क्रॉस द सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्रॉस करते हैं और सराउंडिंग जो कि रूम है, रूम का जो सराउंडिंग है इसमें ये इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाते हैं। सो व्हेन दे क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री सो दे परफॉर्म एनर्जी and with the help of these energy they can do some work and work is the and there the work is the electron movement। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वर्क हो गया और वर्क होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फंक्शन वर्क क्या हो गया कि रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब हमने टेम्परेचर का डिफिनीशन हम करती थी तो हम इस तरह करते थे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जब काइनेटिक एनर्जी एक रूम में इंक्रीज हो जाता है तो इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो जब ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा सिस्टम ऑफ द बाउंड्री, सो दे परफॉर्म एनर्जी वर्क। यहाँ पर भी मैंने लिखा है और एक्सप्लेनेशन, एज वी कंसिडर आयरन एज अ सिस्टम, हमने आयरन को सिस्टम लिया हुआ है। इन रूम इज देयर सराउंडिंग, और रूम ये हमने उसका सराउंडिंग लिया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, इलेक्ट्रॉन आयरन से निकाल कर बाहर रूम तक आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल जाते हैं सराउंडिंग तक। सो एज अ रिजल्ट दे परफॉर्म एनर्जी वर्क। तो यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन हो गया, यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन है। यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी शो किया कि ये एक आयरन है, इसको हमने सिस्टम तस्वूर किया है। ये बाहर जितना ही रूम है ये हमारे पास सराउंडिंग है, ये हमने प्लग इन जोड़ दिया है। एज द टेम्परेचर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इंक्रीजेज, that is increases due to the iron releasing the electrons which crosses the boundary of the system and left to the surrounding. So these electron have an average kinetic energy increases, so these increase in the average kinetic energy can cause hotness of the room, which can increase the temperature of the room. Now we are discussing question number 4, that is from practice problems. Given data है, vacuum gauge pressure at a chamber is 35 kilopascal, atmospheric pressure is 92 kilopascal. To find out the absolute pressure, हमको absolute pressure मालूम करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इस फार्मूला को याद करें। वो फार्मूला क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर वैल्यू रेफर टू द एब्सोल्यूट जीरो और वैक्यूम प्रेशर। मैंने आपको बता दिया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि रेफर होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस होता है जीरो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर तक। As we know that atmospheric pressure is the sum of the vacuum pressure and absolute pressure, यही फार्मूला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, ताकि आप वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को ऐड करें। एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को ऐड करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज जब आप करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो इस फार्मूला में अब सिर्फ वैल्यू पुटिंग रह जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 92 किलो पास्कल, वैक्यूम प्रेशर 35 किलो पास्कल। जब आप इसको माइनस करेंगे तो इससे आता है 57 किलो पास्कल इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड इज योर आंसर। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5, that is manometer is a measuring pressure device that can measure the pressure of any particles या any liquid or fluid or gas. फ्लूइड डेंसिटी, हमको यहाँ पर उसने फ्लूइड का डेंसिटी दिया हुआ है कि इस मानोमीटर का जो ट्यूब है इसमें हमने फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड का डेंसिटी यही है। हाइट ऑफ द कॉलम, इस ट्यूब का जो हाइट है ये हाइट भी दिया हुआ है जो है 55 सेंटीमीटर। प्रेशर एटमॉस्फेयर ये दिया हुआ है 96 किलो पास्कल। हमको मालूम क्या करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द टैंक, इस टैंक में एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना है हमको। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एज वी नो डेट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक एंड द अदर एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। आप सबको मालूम है कि इस ट्यूब का एक ही एंड ये इस वैक्यूम के साथ या ये एक इस चैम्बर के साथ ये लगा हुआ है और दूसरा जो एंड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक खुला हुआ है। अब बात यही है कि प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ मानोमेट्रिक फ्लूइड इज बैलेंस बाय प्रेशर इन द टैंक। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है इस फ्लूइड पर, और यहाँ पर इस चैम्बर में जो गैसेस है या जो लिक्विड है वो प्रेशर लगाता है इस ट्यूब पर। तो बात यही है कि ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर लगता है और इसी तरफ जो प्रेशर लगता है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जब ये एक दूसरे को बैलेंस करे तो इसी तरीके से हम इसका प्रेशर मालूम कर सकती है। अगर हमको एक तरफ का प्रेशर मालूम हो जाए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये फ्लूइड यहाँ पर कितना प्रेशर लगाता है, तो फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये भी इतना प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है जो कि
ये उसके दरमियान ये दो बंदे हैं, इसके दरमियान एक रस्सी है। ये लड़का इस रस्सी को इस तरफ खींचता है और ये लड़का इस रस्सी को इस तरफ खींचता है और एज अ रिजल्ट ये रस्सी स्टैटिक पोजीशन में है, ये ना इस तरफ जाता है ना इस तरफ जाता है। तो इस बात का मतलब यही है कि ये बंदा जो फोर्स लगाता है ये बंदा भी सेम ही फोर्स लगाता है। तो ना ये रस्सी इसी तरफ खींचता है और ना ये इस तरफ खींच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का अगर 50 न्यूटन फोर्स पीछे लगा रहा है तो ये लड़का भी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। Every action there is an equal and opposite reaction. So ये दोनों अतराफ पर सेम ही प्रेशर लगाते हैं, तो अगर हमको एक प्रेशर मालूम हो जाए तो हम दूसरा प्रेशर मालूम कर सकते हैं। सेम ही फिनोमेना यहाँ मानोमीटर में है। अगर हमको एक तरफ का प्रेशर मालूम हो जाए तो हम दूसरी तरफ का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो हम ये किस तरह मालूम करेंगे? हम इस तरफ का प्रेशर मालूम करेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरफ पर आओ, अगर हम ये एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा क्या? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पर लगाता है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने कहा है कि चेंज इन द प्रेशर ये हमें रो जी एच देता है। चेंज इन द प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर उसने हमें एच दिया हुआ है, जी हमें गिवन है और रो बी दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि इस दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा है, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होगा। बस ये सिंपल फार्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह हम लगाएंगे 96 किलो पास्कल और रो की जगह हम लगाएंगे जहाँ पर यहाँ पर पड़ा हुआ है कि 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की जगह हम 10 लगाएंगे, 9.8 है, ये जी वाला ग्रेविटी वाला जी है। और एच की जगह हम 55 सेंटीमीटर लगाएंगे। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 96 को किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे, पास्कल की जगह पास्कल, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपनी जगह, 10 अपनी जगह। फिर 55 सेंटीमीटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह कैसा लिख सकते हैं? तो आपको मालूम है कि 55 सेंटी होता है 10⁻⁻2 और मीटर अपनी जगह। -2 का मतलब ये है कि पॉइंट दो इंटीजर्स इसी तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा 0.55, ये 1 ये 2 और ये बन जाएगा मीटर, तो इससे बन जाएगा 0.55 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करो और फिर उसी के साथ ऐड करो। जब उसी के साथ ऐड करेंगे तो इससे इतना ही पास्कल आएगा। अगर आप फिर इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 3 इंटीजर्स लेफ्ट की तरफ आए तो आप फिर किलो लगा सकते हैं, क्योंकि किलो 1000 के बराबर होता है। तो इसी तरह ये आपका आंसर हो गया और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। Now we are moving to problem questions number 6, that is also about to manometer। यहाँ पर कहा गया है कि इस चैम्बर पर वाटर हमने इस पर वाटर से हमने इसको भरा हुआ है और इसके ऊपर एयर है जो कि प्रेशर लगाता है। ये ट्यूब है लेकिन ये यू ट्यूब कुछ इस तरह से है। अब बात ये है कि उसने हमें गिवन वैल्यूज़ क्या दी हुई है। हमने उसने हमें H1 दिया हुआ है जो कि 0.2 मीटर है, H2 दिया हुआ है 0.3 मीटर, H3 जो कि 0.46 मीटर है। हमको रो ऑफ द वाटर दिया हुआ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लूइड है ये वाटर है, फिर यहाँ से लेकर ये फ्लूइड चेंज हो गया है यहाँ तक ये ऑयल है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फ्लूइड है ये मरकरी है। अब जाहिरी बात है कि डिफरेंट फ्लूइड्स है तो डिफरेंट फ्लूइड्स का डिफरेंट ही प्रेशर होगा। तो हम इस ही चैम्बर में या इस ही ट्यूब में मुख्तलिफ प्रेशर मालूम करेंगे। तो इसके लिए उसने हमें मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है एच का। अब मानोमीटर का जितना ही सवाल है, अगर आप इसको आसानी से मालूम करना चाहते हैं तो मैं आपको 3-4 रूल्स बताता हूँ। अगर आप इसको इस पर अमल करेंगे तो आपको मानोमीटर का जितना ही सवाल, जितना ही प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बुक में हो ऑनलाइन हो,
आपको वो सब आसानी से सॉल्व आप कर सकते होंगे इंशाल्लाह। तो वो रूल्स क्या है, वो रूल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि रूल्स फॉर मानोमीटर प्रॉब्लम्स, मानोमीटर के जितने प्रॉब्लम्स है वो इस रूल्स पर उस पर उबे होती है। सबसे पहला है कि प्रेशर एट प्री सरफेस। प्री सरफेस में प्रेशर 0 के बराबर होता है। अब प्री सरफेस कौन सा है, यहाँ पर जो उसने इसको P2 कहा है। प्री सरफेस वो सरफेस होता है जो कि एटमॉस्फेयर उससे जुड़ जाता है या जो कि एटमॉस्फेयर तक खुला होता है। एटमॉस्फेयर में खुला जो सरफेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्री सरफेस कहते हैं। तो प्री सरफेस में हमेशा प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक ट्यूब को ले लें, इस ट्यूब में आप लिक्विड को भर दें और ये दोनों अतराफ एटमॉस्फेयर में खुली हुई है, अगर आप इसमें लिक्विड डालें तो वो सेम ही लेवल इख्तियार करेगा। अब ये सेम लेवल क्यों इख्तियार करेगा, क्योंकि प्रेशर सेम ही है। अब ये इस जगह पर ये फ्लूइड रुकी हुई है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ये क्यों यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ पर रुकने का मकसद ये है कि ऊपर जो प्रेशर लगता है और नीचे से जो प्रेशर लगता है, ये इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। इसी वजह से ये फ्लूइड ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो इसी तरह हमने कह दिया है कि जब ये प्री सरफेस हो, जब वो सरफेस जो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ हो, इस सरफेस में प्रेशर 0 होता है। अब इसमें कंडीशन है कि व्हेन गेज प्रेशर, कि जब आप गेज प्रेशर लेते हैं, गेज प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर गेज प्रेशर मालूम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गेज प्रेशर मालूम करते हैं तो फिर आपको ये जो प्री सरफेस है इसमें जो प्रेशर है वो आपको 0 लेना होगा, ये 0 होगा। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर लेना चाहते हैं कि आप यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात आती है तो फिर आप प्री सरफेस में प्रेशर का वैल्यू क्या लगाएंगे, वो 1 atm लगाएंगे, फिर आप 0 नहीं लगाएंगे। फिर प्री सरफेस में प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, फिर 1 atm होगा। आसान बात यही है कि जब प्री सरफेस होगा आपको गेज प्रेशर मालूम करना होगा, तो आप प्री सरफेस में प्रेशर 0 लेंगे। जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करेंगे आप प्री सरफेस में प्रेशर 1 atm ले लेंगे। बस यही बात ठीक है। दूसरी बात यही है कि अपर मूव प्रेशर डिक्रीजेस। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप ऐसा करें कि एक बर्डन या एक टेबल यहाँ पर रखे, फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये टेबल, फिर उसके ऊपर यहाँ पर टेबल, फिर उसके ऊपर यहाँ पर टेबल, तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगता है वो किस पर लगना चाहिए, वो नीचे वाले में। क्योंकि नीचे वाले में इसका फोर्स भी लगता है, इसका भी, इसका भी। तो नीचे जब आप जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यही सेम फिनोमेना यहीं पर है कि अगर आप अपर मूव मतलब अगर आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, अगर आप लोअर मूव करते हैं, नीचे जाती है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यही बात आप और से समझ लें। फिर ये बात भी ज़रूरी है कि अगर आप चेंज इन प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक ख़ास फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है रो जी एच। जहाँ भी अगर आप यहाँ पर चेंज इन प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो आप रो जी एच यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी रो जी एच यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी रो जी एच यूज़ करेंगे। जहाँ भी आप प्रेशर मालूम करना चाहते हैं आप रो जी एच का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात यह है कि प्रेशर एट सेम लेवल हॉरिजॉन्टल इज सेम। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में सेम ही लेवल पर प्रेशर सेम होगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो 0 है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर और नीचे फ्लूइड का प्रेशर ने एक दूसरे को बैलेंस किया है। तो यहाँ पर भी यही है, तो इस दोनों में प्रेशर सेम ही होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट अ सेम लेवल प्रेशर विल बी द सेम व्हेन देयर इज सेम लिक्विड। ऐसा नहीं हो कि इसकी मिड पर यहाँ पर ऑयल हो, यहाँ पर मरकरी हो,
लेकिन अगर यही सेम फ्लूइड हो या पूरा वाटर हो या मरकरी हो या ऑयल हो तो सेम ही फ्लूइड में सेम ही लेवल पर प्रेशर सेम ही होगा। अगर आपको कोई कहे कि ये एक यू टेबल है और यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर, तो ये सेम होगा क्योंकि सेम ही लेवल पर है। तो अगर आपको यहाँ का प्रेशर मालूम हो तो यहाँ का मालूम करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही मालूम है कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर भी होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक। आपको गेज प्रेशर यहाँ पर मालूम करना चाहता है टैंक पर, ये एयर इस वाटर पर कितना प्रेशर डालता है, इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और गेज प्रेशर को अब हम मालूम करेंगे, किस तरीके से मालूम करेंगे मैंने आपको बता दिया था कि फार्मूला आप खुद ही बनाएंगे, यहाँ से शुरू होंगे और फिर इसी तरह आ जाएंगे यहाँ तक। तो जितना ही प्रेशर होगा वो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड प्रेशर एट पॉइंट 1। हम पॉइंट 1 पर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रेशर एट पॉइंट 2। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप गेज प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो आप प्री सरफेस का प्रेशर क्या लेंगे, 0। तो P2 का प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। फिर प्लस, अब इस तरफ जब आप नीचे जाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप लोअर मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से आप नीचे आते हैं और मैंने आपको बता दिया था कि रो जी एच के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रेशर चेंज इन प्रेशर मालूम करने के लिए आप रो जी एच यूज़ करेंगे। तो हम लिख लेंगे रो जी एच, फिर में आप इस रो का वैल्यू लगाएंगे क्योंकि रो तीनों के लिए अलग है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर वाटर है। तो हम लिख लेंगे कि रो ऑफ थर्ड इज़ द मरकरी इन जी, तो सेम ही है और एच की जगह हम H3 लगाएंगे। फिर ये दोनों लेवल सेम ही है तो सेम ही लेवल में प्रेशर सेम होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक या ये हाथ से लेकर यहाँ तक अब प्रेशर मालूम करना है। तो ये किस तरह मालूम करेंगे कि इसका हाइट कितना है, ये ऊपर जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑयल है, तो ऑयल का प्रेशर मालूम करना करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप जाते हैं तो ये ऊपर है और ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप ऊपर मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसके लिए आप माइनस वैल्यू लगाएंगे कि प्रेशर डिक्रीज होगा। और चेंज इन प्रेशर के लिए हम रो जी एच लिख लेंगे, लेकिन ये रो 2 है क्योंकि रो ऑफ द ऑयल है, प्लस जी अपनी जगह। और हाइट कितना है, हाइट ऑफ 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, जब हम यहाँ तक आ जाए फिर ये प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, तो ये भी अपर मूव है। और मैंने आपको बता दिया कि जब आप अपर मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसके लिए फिर हम माइनस लगाएंगे। तो इसके लिए हम रो 1 लिख लेंगे, रो ऑफ द वाटर प्लस जी अपनी जगह। और ये कितनी हाइट पर पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये H2 हाइट दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे रो 1 GH2। अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुटिंग करना है और उसके बाद हमें वैल्यू देगा 0 पास्कल फॉर द P2, रो 3 के लिए ये, G के लिए ये, H3 के लिए ये, रो 2 के लिए ये, G के लिए ये, H1 के लिए ये, रो 1 के लिए 1000, G के लिए 10, H2 के लिए 0.3। इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, इस तीनों को फिर इसको ऐड और मल्टीप्लाई डिफरेंस करो, माइनस करो, तो इससे इतना ही पास्कल आ जाएगा। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है कि आपको पास्कल प्रेशर 2 दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 1 दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द 1 दिया हुआ है, आपको डायमीटर ऑफ द 2 मालूम करना होगा। तो हमारे पास फार्मूला यही है। तो इसमें डायमीटर क्या से है, डायमीटर नहीं है, एरिया तो है ना, तो एरिया से फिर सबसे पहले हम डायमीटर मालूम करेंगे। हमें ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये एरिया ये डायमीटर में गिवन है और इससे डायमीटर मालूम करना है। तो इस वैल्यू को हम लेंगे, F के लिए हम M1G लिख लेंगे, F2 के लिए हम M2G लिख लेंगे, क्योंकि मास इज डिफरेंट है, एक है 2500 किलोग्राम, दूसरा है 25 किलोग्राम।
फिर हम एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, A2 के लिए पाई आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू के लिए M1G अपनी जगह, M2G अपनी जगह, पाई की जगह पाई। आर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि डायमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू होल स्क्वायर। इसके लिए हम डायमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू होल स्क्वायर। जी से कट दिया जाएगा, पाई से कट दिया जाएगा। ऊपर बन जाएगा M1, यहाँ पर बन जाएगा M2, नीचे रह जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा जिसमें डायमीटर आता है। नाउ अब हमको इस डायमीटर 2 मालूम करना है। डायमीटर 1 हमें दिया हुआ है, मास 1 दिया हुआ है, मास 2 दिया हुआ है। अब इस फार्मूला को जब आप अरेंज करेंगे तो इससे ये बन जाएगा। इसमें अब वैल्यू पुटिंग करना है। M2 है 2500 किलोग्राम, D1 जो कि हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो इससे बन जाएगा 0.01। ये 25 और ये 2500, 25 100 ज़ा 2500, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 0.01 गिव्स अस 1 मीटर। यहाँ पर डायमीटर में स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों अतराफ पर अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो D2 हमें रह जाएगा 1 मीटर। 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पास्कल का जो डायग्राम है, अब हम इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, मास हम लगाएंगे कितना, 25 किलोग्राम। यहाँ पर हमारे पास मास M2 है जिसको ऊपर लिफ्ट करना है, वो कौन सा है, वो 2500 किलोग्राम है। मतलब ये है कि हम थोड़ा ही मास या फोर्स लगाएंगे और इससे हम एक बड़ा मास को लिफ्ट करेंगे, उसको ऊपर करेंगे। तो किस तरीके से, मास यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो डायमीटर है वो 0.1 मीटर है। तो यहाँ पर कितना डायमीटर होना चाहिए कि हम इसको इस ही फोर्स पर इसको लिफ्ट करें। तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया कि हम ये जो डायमीटर है ये अगर हम 1 मीटर ले तो फिर हम इस 25 kg फोर्स पर हम 500 किलोग्राम के मास को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कितना ही एफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम है। Thank you very much. This is the last problems according to lecture number 3 of pressure, gauge pressures and manometer and Pascal laws. Thank you very much for watching the videos. Allah Hafiz.